हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं बायोहॉलिक्स। अभी फिलहाल में मैं आप लोगों को इकोलॉजी यूनिट के बारे में पढ़ा रहा हूं, जिसमें मेरा पूरा फोकस है कि मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट इकोलॉजी को कवर कर सकूं और मेरा टारगेट ये है कम से कम टाइम में मैक्सिमम मैं आप लोगों को दे सकूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि स्लाइड को आप लोगों के लिए मैं खुद से प्रिपेयर करता हूं, जिसकी हेल्प से मैं सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकूं। अभी तक मैं इस यूनिट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ऑर्गेनिज्म ने किस तरीके से कम्युनिटी को बनाया एंड कम्युनिटी फाइनली बायोम से बायोस्फीयर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इकोलॉजिकल फैक्टर जो इन्वायरमेंट को या फिर जो इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं वो क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेजर बायोम्स इन इंडिया, मेजर बायोम्स, इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इससे पहले वेलकम टू द बायोहॉलिक्स, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपरेइंग फॉर बोर्ड एंड नीट एग्जाम्स। बेटा अगर आप जानना चाहें कि इस चैनल की खासियत क्या है तो आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन, मोटिवेशन, स्टडी रिलेटेड जो भी इशूज हो सकते हैं वो यहाँ पे आपके सॉल्व कराने की मैं कोशिश करूंगा। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं काउंसलिंग के बारे में तो आप लोगों को काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट यहाँ मिल सकता है। इकोलॉजी, अब मैं बात करता हूं इकोलॉजी की, तो यहाँ पे आप लोगों को जनरली 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना होता है। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड द चैप्टर नंबर 15 इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड द फाइनल चैप्टर जिसे आप लोग यहाँ पढ़ेंगे वो है एनवायरमेंटल इशू। तो वीडियोस को बनाने के बाद जो उस वीडियो का पीडीएफ होता है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूं। सो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप लोग वहां पे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं मेजर एबायोटिक फैक्टर जो कि इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है एंड सॉइल है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल रिलीवेंट फैक्टर कौन सा है एंड उसके बाद अगर ऑर्डर का मैं यहाँ बात करता हूं तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर, उसके बाद जो आता है वो वाटर एंड देन उसके बाद आता है वो लाइट है, और लाइट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल जो वेटेज है वो सॉइल का भी है। तो ये सारे के सारे हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर जिनके बारे में आप लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर इज द इकोलॉजिकल मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर। अगर मैं सारे फैक्टर को एक साथ रख देता हूं और फिर मैं पूछता हूं या फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर, तो आप लोगों को आंसर जाना चाहिए टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा रिलीवेंट फैक्टर होता है। यहाँ पे टेम्परेचर को समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स को लिया है, जैसे कि रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अगर मान लीजिए हम कहां से कहां जाए तो टेम्परेचर का क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 2 टर्म होते हैं, एक लैटिट्यूड होता है और एक एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड टर्म को हम जनरली हाइट के लिए यूज करते हैं। अगर हम अपने प्लेन से माउंटेन टॉप की तरफ जाना शुरू करते हैं तो जो चीज हम एरिया हम कवर करते हैं उसे हम एल्टीट्यूड की फॉर्म में देखते हैं। और अगर हम ब्रॉडली जाना शुरू करते हैं, जैसे कि मान ली इंडिया से हम किसी और कंट्री में जाते हैं या फिर हम स्टेट को चेंज करते हैं, तो उस एरिया को हम जनरली लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड में अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो प्लेन से अगर हम माउंटेन टॉप्स की तरफ जाते हैं तो भी जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अपने अर्थ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास इक्वेटर है, हमारी जो सनलाइट है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल कर रही है। दिस इज द सन, और जो हमारी सनलाइट है वो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे फॉल कर रही है, आकर के हमारे जो इक्वेटर यहाँ पे फॉल कर रही है। तो क्या हुआ, जब सनलाइट हमारी डायरेक्टली आकर के इक्वेटर पे फॉल कर रही है तो जो इक्वेटर का टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अब इस रीजन को हम बोलते हैं, जो यहाँ पे जनरली फॉरेस्ट होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं।
या इस एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। अब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, इक्वेटर से हम पोल की तरफ चलना शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये है हमारा पोल जहाँ का टेम्परेचर सब जीरोस में होता है या फिर माइनस में होता है। और अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है इन कंपेरिजन टू द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। तो जो रीजन हमारे इक्वेटर के बगल में पाया जाता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो जो रीजन आता है उसे हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल से अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टेम्परेट रीजन आता है। एंड टेम्परेट रीजन से जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो जो आर्कटिक रीजन आता है, और आर्कटिक रीजन है या इसको हम पोलर रीजन भी बोलते हैं, यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम रहता है। कहने का मतलब ओवरऑल है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। एंड जैसे जैसे हम माइग्रेट करके अगर हम जाना शुरू कर देते हैं तो पोल का जो टेम्परेचर होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर ड्रॉ करके आप लोगों को समझा, इन द सेम भी आप इसको नीचे भी सोच सकते हो कि अगर हम ट्रॉपिकल से पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पहले ट्रॉपिकल रीजन आता है, आफ्टर द सब ट्रॉपिकल रीजन आता है, आर्कटिक रीजन, टेम्परेट रीजन आता है, और फाइनली हमारे पास आर्कटिक रीजन आ जाता है। तो थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हो और इसको याद करने का कोशिश करें, जिससे कि आप बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हो। और एल्टीट्यूड के बारे में, ये हाइट है, अगर हम ग्राउंड से, अगर हम अपने जो हमारा लैंड है, लैंड से अगर हम माउंटेन टॉप्स की तरफ जाना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए एल्टीट्यूड होता है, और एल्टीट्यूड पे भी टेम्परेचर जनरली कम होना शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कुछ रीजन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि जिन रीजन के टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा डाइवर्स है। जैसे कि मैं बात करूँ पोलर रीजन की, या फिर मैं हाई एल्टीट्यूड की बात करूँ। पोलर रीजन जहाँ पे जो हमारे पोल के पास प्रेजेंट होते हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड है वो हमारे जो काफी ज्यादा टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, वो एरियाज की बात करूँ तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस या फिर अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ट्रॉपिकल डिजर्ट, अगर मैं ट्रॉपिकल डिजर्ट की बात करूं तो जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस होता है अराउंड। और जो कुछ ऐसी एरियाज होती हैं जिसे हम थर्मल स्प्रिंग बोलते हैं या फिर डीप थर्मल वेंट बोलते हैं, जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनके टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे हमें हमारी एनसीईआरटी ने बताया हुआ है, और एनसीईआरटी ने जो बेटा बताया हुआ उस चीज को हमें एज इट इज याद रखना है। और मैं ये सारी सारी चीजें एनसीईआरटी के डेटा के बेसिस पे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। पोलर रीजन या फिर हाई एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट ये 0 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहेगा। ट्रॉपिकल डिजर्ट की अगर हम बात करें तो जो ट्रॉपिकल डिजर्ट का टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस को भी एक्सीड कर जाता है। एंड जो थर्मल स्प्रिंग्स है एंड डीप हाइड्रोथर्मल वेंट है, यहाँ का जो टेम्परेचर बेटा है वो 100 डिग्री को भी एक्सीड कर जाता है। एंड एज यू नो, अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी के जो एंजाइम होते हैं वो जनरली 37 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिवेट होते हैं, और एंजाइम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं एक ग्राफ के थ्रू आप लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश करूं तो ये रहा बेटा हमारा एक्स एक्सिस एंड ये है हमारा वाई एक्सिस। यहां पे एक्स एक्सिस पे मैं मेंशन कर देता हूं टेम्परेचर को, एंड बाई एक्सिस पे मैं मेंशन कर रहा हूं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो आप यहां देखिए बेटा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहां पे हम मान के चलते हैं कि अराउंड जो टेम्परेचर रेंज है वो 37 डिग्री का है, और एंजाइम की एक्टिविटी अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा कम होती। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कुछ बहुत ही कम फंक्शनल होते हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और अराउंड जब 37 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो यहाँ पे एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर और ज्यादा एलिवेट होना शुरू होता है एंजाइम की एक्टिविटी फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश की। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो टेम्परेचर रेंज हमारे पास है ये 37 डिग्री का, तो यहाँ पे हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और अगर हम 37 डिग्री से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी धीमे धीमे करके डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इधर से अगर हम इधर आएंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर हम यहां से यहां जाने की कोशिश करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
इंक्रीज होगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा एंजाइम हमारे एक्टिव होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिव होते हैं। तो यहां से भी हम लोग सोच सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट है या टेम्परेचर जो इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर भी हो जाता है। इसके बाद अगर मैं टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ऑर्गेनिज्म को मैं दो ग्रुप में डिवाइड करता हूं। वन इज यूरिथर्मल एंड सेकंड इज स्टीनोथर्मल। देखो, यूरी का मतलब होता है ट्रू, जो कि एक वाइड रेंज को कवर कर सके। स्टीनो का मींस नैरो। तो यहां पे अगर मैं यूरिथर्मल को समझाने की कोशिश करूं तो इसको यूरी का मींस हुआ बेटा, इसको मैं दो वर्ड से बनाने की कोशिश करता हूं। यू मींस होगा ट्रू और थर्मल का मींस होगा टेम्परेचर। तो जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरिथर्मल बोलते हैं, और जो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल। तो क्या मतलब हुआ बेटा वाइड रेंज का और क्या मतलब हुआ नैरो रेंज का। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, मैमल हो गए या फिर बर्ड हो गई, इनकी बात करें तो ये जनरली जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होता है वहां भी सर्वाइव करते हो, जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है वहां भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूरिथर्मल। और अगर मैं बात करूं स्टीनोथर्मल की तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक नैरो रेंज में, नैरो रेंज का मतलब हुआ कि एक काफी कम इन्वायरमेंटल का जहां वेरिएशन टेम्परेचर का होता है वहां सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्टीनोथर्मल बोलते हैं। एग्जांपल आर सम इनवर्टिब्रेट फिशेस, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। अब यहां पे मैं एनसीईआरटी की लाइन को एक बार डिक्टेट आप लोगों के लिए कर देता हूं। टेम्परेचर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिलीवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुका था कि क्या इसका रीजन है। इसका रीजन बेटा यही है कि टेम्परेचर जो है हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है। टेम्परेचर बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को भी हम डिवाइड किए हैं। जो काफी ज्यादा जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है वो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं, और इस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। You are aware that the average temperature on land varies seasonally, decrease progressively from the equator toward the pole and then plane to the mountain top। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका था, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और अगर हम प्लेन से अगर माउंटेन टॉप्स की तरफ जाना शुरू होते हैं तो वहां भी टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे इस चीज को भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल and from plain to the mountain tops. It ranges from sub-zero level in polar areas and high altitude to greater than 50 degrees Celsius in the tropical desert in summer. There are, however, unique habitats such as thermal spring and deep sea hydrothermal vent where average temperature exceed 100 degrees Celsius. ये सारी के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सब जीरो लेवल, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये आप लोगों को एक वैल्यू को याद रखना है। इन जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन द कंट्री लाइक कनाडा एंड जर्मनी। बेटा यहाँ पे बताया हुआ कि टेम्परेट कंट्री जैसे कनाडा और जर्मनी है, यहाँ पे मैंगो ट्री जनरली ग्रो नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड जो बेटा होता है वो केरला में देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जो टूना फिशेस होती हैं वो ट्यूना फिशेस अगर हम ओशियन में इनको देखने के लिए जाएंगे तो बियॉन्ड टेम्परेट रीजन ये नहीं पाई जाती हैं। इसका रीजन क्या है, ये भी क्योंकि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अराउंड, मुझे लगता है कि 50 या 100 के अराउंड जो वैरायटी है मैंगो की, इतनी सारी वैरायटी यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन अगर कनाडा और जर्मनी की हम बात करें तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो लोग आम के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, या फिर वहां पे आम नहीं प्रेजेंट होता है मैंगो। इसके अलावा बेटा स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करेंगे तो स्नो लेपर्ड केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा। ट्यूना फिशेस हैं, ट्यूना फिशेस जो ट्रॉपिकल रीजन प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल रीजन के आगे चले जाते हैं ओशियन के अंदर तो वहां पे हमें ट्यूना फिशेस देखने के लिए नहीं मिलेगी। स्नो लेपर्ड not found in the Kerala forest and tuna fishes are rarely caught beyond the tropical latitude in the ocean। यहाँ पे ये भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। You can appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzyme
तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ बता चुका हूँ बेटा कि जो काइनेटिक ऑफ एंजाइम में भी हमारा टेम्परेचर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। काइनेटिक ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो बेटा कि जो हमारा काइनेटिक है वो काइनेटिक में किस तरीके से टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे जो मेटाबॉलिज्म में टेम्परेचर किस तरीके से रोल प्ले करता है। A few organisms that can tolerate and thrive in the wide range of temperature, they are called eurythermal। यहाँ बताया हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम यूरिथर्मल बोलते हैं। बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्टीनोथर्मल बोलते हैं। आगे देखिए, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यहाँ पे देखो, ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो एक लेवल है, जिसे लेवल के बेसिस पे जनरली क्या होता है, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं वो उनका एक टॉलरेंस करने का लेवल होता है, उसी के बेसिस पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफाइंड होता है। जैसे कि मैंने बात किया था ट्यूना फिशेस का, जो ट्यूना फिशेस है वो हमारी ट्रॉपिकल रीजन के आगे नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि उधर का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं मैंगो ट्री का, तो मैंगो ट्री जो हमारे थे बेटा वो इंडिया में प्रेजेंट होते हैं लेकिन कनाडा और जर्मनी में नहीं पाए जाते। उसका रीजन क्या है कि यहाँ का जो टेम्परेचर उसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल है। या फिर अगर हम स्नो लियोपर्ड का बात करते हैं तो स्नो लियोपर्ड हमारे जनरली अगर केरला के फॉरेस्ट की बात करते हैं वहां पे नहीं पाए जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर है वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ऑर्गेनिज्म किस जगह पे किस टाइप का ऑर्गेनिज्म हमें देखने के लिए मिले। देखिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंडिया में कंगारू नहीं है। तो यहां से आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरिथर्मल एंड स्टीनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट। यहाँ बताया हुआ कि एनिमल्स और प्लांट के बारे में क्या आप सोच सकते हो, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोगों को सारा का सारा बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल जो रिलीवेंट फैक्टर था वो टेम्परेचर था, लेकिन अगर इसके बाद हम सेकंड मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर के बारे में बात करना चाहेंगे तो वो पानी होता है। बेटा पानी अगर हम बात करें, जैसा कि अभी बोला भी जाता है कि पानी बचाओ, जनरली अगर देखा जाए तो बेटा हमारे यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे अर्थ की अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ पे जनरली जो 3/4 एरिया है वो पानी से कवर है, लेकिन फिर भी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी बहुत ज्यादा किल्लत है। तो हमें पानी को सेव भी करना चाहिए। अब हम बताते हैं कि पानी किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के लिए या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उन लोगों के लिए। सेकेंड मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर, जो ये अगर हम टेम्परेचर को हटा देते हैं, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर, अगर वहां पे टेम्परेचर दिया हो तो आप लोगों को सबसे ज्यादा रिलीवेंट में टेम्परेचर को मेंशन करना है। लेकिन अगर वहां टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को इसके बाद जो प्रेफरेंस देना है वो देना है बेटा आप लोगों को वाटर को। लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, जो अगर हम लाइफ की बात करते हैं बेटा कि जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था वो भी वाटर से हुआ था। हालांकि ये सारी की सारी बातें हमारी इवोल्यूशन की है, तो जब हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे तो इन सब चीजों को मैं डिटेल में लेकर के चलूंगा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम हर्ब्स की बात करते हैं या फिर वाटरमेलन की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी इसमें अराउंड 60% वाटर प्रेजेंट होता है, जो हर्ब्स होते हैं इनमें 80 to 85% वाटर प्रेजेंट होता है। और अगर हम वाटरमेलन की बात करते हैं तो यहाँ पे अराउंड 92% वाटर प्रेजेंट होता है। हर्ब में 85 to 90% है, ह्यूमन बॉडी में 60% है, और जो वाटरमेलन है उसमें अराउंड 92% वाटर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सो आप लोगों को डेटा याद करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फॉर एक्वाटिक एनिमल के लिए। जो एनिमल एक्वाटिक होते हैं, जो एनिमल पानी के अंदर रह रहे होते हैं, उन एनिमल की अगर मैं बात करूं तो केमिकल कंपोजिशन बेटा उसका पीएच पानी का और जो पानी का टेम्परेचर होता है इसका काफी ज्यादा रोल होता है इनकी लिविंग के लिए। सॉल्ट कंसंट्रेशन इन वाटर बॉडी, देखिए यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ से फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्वाटिक एनिमल के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन, पीएच एंड टेम्परेचर किस तरीके से रोल प्ले करता है। देखिए अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, चलिए इससे पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।
सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी है यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इनलैंड वाटर की, तो इनलैंड वाटर में जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लेस देन 5 होता है, लेस देन 5 पीपीटी, लेस देन 5 पीपीटी। पीपीटी स्टैंड फॉर पार्ट पर थाउजेंड। अगर हम सी वाटर की बात करते तो जो सी वाटर में कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 30 टू 35 पीपीटी होता है। और अगर हम हाइपर सलाइन लगून की बात करते हैं बेटा, तो हाइपर सलाइन लगून में जो वाटर का जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मोर देन 100 होता है, 100 पीपीटी। एक बार इसको मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, क्या ये सारी वैल्यू सही है यहाँ पे? ठीक है, हाँ, ये ग्रेटर देन 100 पीपीटी होता है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे यूरी हेलाइन एंड स्टीनोहेलाइन के बारे में। यूरी हेलाइन क्या होता है एंड स्टीनोहेलाइन क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में बताया था, यूरी थर्मल एंड स्टीनोथर्मल। तो यूरी का मीन्स बेटा हुआ कि जो एक वाइड रेंज में सरवाइव कर सके, एंड स्टीनो का मतलब हुआ कि जो एक नैरो रेंज में सरवाइव कर सके। तो जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ वाटर का जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन की यहाँ बात कर रहा हूँ, जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन में सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूरी हेलाइन। और जो एक नैरो रेंज में सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं स्टीनो हेलाइन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि जनरली एक फिश का एग्जांपल दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी ने। जैसे यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और हमारा यहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट, दोनों तरफ वाटर प्रेजेंट है। और फिशेस है हमारी लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन में भी रह रही और हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में भी रह रही हैं। ये फिश यहाँ पे बेटा बहुत आसानी आराम से रह रही थी, और ये मैं आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, थोड़ा इसको रिवाइज जल्दी से कर लीजिएगा। ये फिश यहाँ रह रही थी, यहाँ का सॉल्ट कंसेंट्रेशन था वो कम था और यहाँ का सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा था। सॉल्ट कंसेंट्रेशन यहाँ का ज्यादा है एंड यहाँ का सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम है। जब मैं आपको पहले इसके बारे में बताया था, मैंने तब ये बताया था कि अगर ये जो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन वाली फिश अगर लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन में आएगी तो ये इसको या तो अडेप्ट करना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वहां पे मैं आप लोगों को बताया था इंटरेस्टिंग तरीके से, तो या तो इसको यहाँ अडेप्ट करना पड़ेगा या फिर इसको यहाँ पे अपनी जान देनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कि ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके से रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बात अलग है। यहाँ पे क्या है बेटा कि जो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में जो फिशेस रहती है, इनकी जो बॉडी है वो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही सरवाइव करना शुरू हो जाती है, और जो लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन फिशेस रहती हैं उनकी बॉडी यहाँ पे लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग सरवाइव करना शुरू हो जाती है। मान लीजिए जो हमारा सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बेटा यहाँ पे है वो 30 है, और यहाँ पे जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन वो 10 है, और जो इस फिश का सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो 20 है। इसका भी हम मान के चलते हैं अभी इसका 20 है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली ये आराम से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रही होगी। यहाँ पे क्या होगा कि जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो सॉल्ट इसकी बॉडी में अंदर जाने की कोशिश जाएगा, और जनरली क्या होगा सॉल्ट इसकी बॉडी में अंदर जाएगा और वाटर इसकी बॉडी से बाहर आएगा। अब यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म को अडेप्ट करती है जिसकी हेल्प से यहाँ पे सरवाइव कर लेती है। लेकिन अगर यही फिश मान लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में आ जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा बेटा, इसका जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो 20 है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो 10 है। अब क्या होगा कि जब बाहर का सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम है तो जो सॉल्ट इसकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और जो वाटर है इसकी बॉडी में अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको सरवाइव करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और यही यहाँ पे मैं फिजियोलॉजी के बारे में बताया था कि ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलना सीख लेना चाहिए। अगर मैं यूरी हेलाइन की एग्जांपल की बात करूं तो यूरी हेलाइन का जो एग्जांपल है यहाँ पे आप लोग यूज करते हो सैल्मन को, थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा मुझे, सैल्मन। अब सैल्मन फिश को ऐड करना है, सैल्मन भाई को नहीं। और जो स्टीनो हेलाइन में आता है इसका एग्जांपल है बेटा शार्क। एक सैल्मन फिश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, तो इस चीज को मैं जब आगे बताऊंगा, जो हमारा किंगडम एनिमल है एनिमलिया उसके अंदर बताऊंगा, तो आप लोग वेट करिए उसका आने का। और जो हमारा स्टीनो हेलाइन है वो शार्क है।
यूरी हेलाइन, सैल्मन, और जो स्टीनो हेलाइन है वो शार्क है। आगे बढ़ते हैं। वाटर, water is another the most important factor influencing the life of organism। जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है आफ्टर टेम्परेचर, तो वो वाटर है। इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेटेड इन वाटर एंड इन अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। मीन्स अगर हम बात करें जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो वाटर से ही ऑरिजिनेट हुई है, और ये बिना वाटर के अनसस्टेनेबल भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। Its availability is so limited in desert that only species adaptation make it possible for organism to live there। यहाँ पे बताया हुआ कि अगर हम डिजर्ट की बात करें तो डिजर्ट में वाटर की बहुत ही ज्यादा स्कैर्सिटी होती है, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म को कुछ एडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, जिन एडेप्टेशंस के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इसी चैप्टर में। पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि अगर हम कैक्टस की बात करते हैं तो कैक्टस जो है वो जो डिजर्ट में जनरली ग्रो करता है। रीजन उसके पीछे क्या है कि कैक्टस ने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया हुआ है कि वो वाटर की रिक्वायरमेंट के बिना भी रह सकता है। बात करते हैं कंगारू रैट की। कंगारू रैट भी आप लोगों को जनरली डिजर्ट एरिया मिलेगा। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, सॉरी अगर हम कैमल की बात करते हैं, एनिमल नहीं, अगर हम कैमल की बात करते हैं तो कैमल भी हमें डिजर्ट में देखने के लिए मिलता है जहां पे पानी की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, तो ये अपने आप को उस तरीके से रहने की आदत डाल लेते हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंड अपॉन द वाटर। ये इसका प्रोडक्टिविटी और अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये भी वाटर के ऊपर काफी हद तक डिपेंड होता है। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियन, लेक्स एंड रिवर शुड नॉट फेस वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ बताया हुआ कि ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है ओशियन में रह रहे हैं या फिर लेक में रह रहे हैं, रिवर में रह रहे हैं, क्या उन ऑर्गेनिज्म को वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा? बेटा डेफिनेटली। मैंने यहाँ पे आपको सैलिनिटी के एग्जांपल में, जिसमें मैंने आपको फिश के बारे में बताया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पानी में रह रही है, बट इस तरह से पानी में रहने के बावजूद भी पानी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग यहाँ से इस चीज को रिलेट कर सकते हो। डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। एनी वाटर प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट ट्रू। ये बात सही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी में बात करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन, पीएच जो है, इनकी यहाँ बात किया हुआ है, ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि अगर कोई पानी हाईली एसिडिक हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म जो उसमें होंगे वो उनकी डेथ हो जाएगी, या फिर मान लीजिए इसका अगर हाईली बेसिक हो जाएगा तब भी उनकी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका पीएच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया हुआ है, मेजर्ड एज सैलिनिटी इन द पार्ट पर थाउजेंड। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है जिसका जो मेजरमेंट होगा वो पार्ट पीपीटी की फॉर्म में होगा। अरे भाई क्या हो गया, जिद्दी हो रहा है। यहाँ पे पीपीटी की फॉर्म में आप लोगों को लेना है, पार्ट्स पर थाउजेंड। इज लेस देन 5 इन लैंड वाटर। अगर हम इनलैंड वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 5% से 5 पीपीटी से भी कम होता है। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सी की, तो सी में अराउंड 30 से लेकर 35 होता है, तो आपको ये वैल्यू याद रखना ही पड़ेगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ हाइपर सलाइन लेगून की, तो हाइपर सलाइन लेगून में ये 100 को एक्सीड कर जाता है। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरी हेलाइन बोलते हैं। एंड यूरी हेलाइन का जो एग्जांपल है वो हमारे सैल्मन फिश है, हमारे सैल्मन भाई नहीं, सैल्मन फिश है। बट अदर आर रेस्ट्रिक्टेड टू आर नैरो रेंज, और जो नैरो रेंज में रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्टीनो हेलाइन बोलते हैं। एग्जांपल इसका शार्क है। आगे देखिए, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा। जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, many freshwater animal cannot live for long in sea water and vice versa because of the osmotic problem they would face। इस चीज के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अगर समझ में आ गया तो बेटा अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को थोड़ा से बैक करिएगा और उसके बाद आप इसको दोबारा से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लाइट, अगर मैं लाइट की बात करूं तो अभी तक बेटा जो इकोलॉजी का सबसे ज्यादा रिलेवेंट फैक्टर था वो टेम्परेचर था। टेम्परेचर के बाद हमारा वाटर हुआ, एंड वाटर के बाद जो थर्ड मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट फैक्टर होता है वो लाइट होता है। लाइट की अगर बात करूं बेटा तो लाइट जनरली हमारे फोटोसिंथेसिस जो होता है, हमारे
अर्थ पे। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ लाइट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइट की, तो जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी अर्थ पे है वो भी लाइट है। लाइट और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली आपस में लिंक करते हैं। अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और अगर लाइट का इंटेंसिटी कम होगा तो टेम्परेचर भी जनरली वहां का कम होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बताया हुआ था, या फिर मैं जब वो इक्वेटर की बात कर रहा था, वहां तो इक्वेटर पे क्या हो रहा था कि लाइट, जो हमारी सनलाइट है वो डायरेक्टली आकर के फॉल कर रही थी, और जब हमारी सनलाइट वहां पे डायरेक्टली आकर फॉल कर रही थी तो वहां का जो टेम्परेचर था वो जनरली हाई था इन कंपेरिजन टू द पोलर एरिया जहां पे सनलाइट हमारी डायरेक्टली फॉल नहीं कर पा रही थी। अब अगर मैं प्लांट की बात करूं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जो डायरेक्टली लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पे जनरली डिपेंड नहीं करता है कि लाइट का कितना इंटेंस लाइट उसके ऊपर फॉल कर रहा है या फिर कितना ड्यूरेशन ऑफ लाइट उस पर फॉल कर रहा है। जो प्लांट लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो बेटा इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जो अपने आप को एक लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस होती है उनमें अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ग्रो करने के लिए। जैसे कि कुछ प्लांट है बेटा जो डायरेक्टली हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करना प्रीफर करते हैं। वो प्लांट बेटा जनरली अपने कैनोपी को उस तरीके से बनाते हैं जिससे कि उन पे सनलाइट है वो डायरेक्टली आकर के फॉल कर सके। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड होते हैं। ऐसे प्लांट को हम स्क्योफाइट बोलते हैं। और ये प्लांट जनरली कैनोपी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये टॉल प्लांट है, और इन टॉल प्लांट के यहाँ पे अंदर ये छोटे छोटे प्लांट है जो कि जनरली सनलाइट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट का रोल नहीं होता। ये थोड़ी सी लाइट में अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ हमारा यहाँ पे लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ है। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट हमारा जनरली फूड बनाते हैं, और वो फूड हम लोग जो हर्बीवोर खाते हैं, और हर्बीवोर को ओमनीवोर खाते हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। अब मैं बात करूंगा फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। तो फोटो पीरियोडिज्म के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो प्लांट डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट को, तो इस फिनोमिनन को हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन बोथ प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल। हाँ, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि लाइट के चलते क्या क्या फिनोमिनन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लाइट के चलते सीजनल वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलते हैं कि जनरली जो सीजन्स में हमारे वेरिएशंस होते हैं, कभी हमारा पतझड़ हो जाता है, कभी प्लांट पे बहुत सारी पत्तियां आ जाती हैं, और जो कभी मौसम ठंडा होता है, कभी मौसम काफी ज्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये सारी जो सीजन्स हैं वो भी लाइट के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा हमारी डायर्नल रिदम होती है कि जैसे हम लोग का जो स्लीप वेक साइकिल होता है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, वो भी बाय द हेल्प ऑफ लाइट मेंटेन रहती है। इसके अलावा माइग्रेशन, देखिए अगर मैं माइग्रेशन की बात करूं तो जनरली जो साइबेरियन जो बर्ड्स होती है वो हमारे यहाँ भरतपुर में आ जाती हैं। तो यहाँ भी लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फोरेजिंग जैसे जो हमारी फूड हैबिट है उसका, एंड मीटिंग भी एनिमल का जो होता है वो भी लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस से फूड को प्रोड्यूस करते हैं। अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब सनलाइट प्रेजेंस होगी तभी जो प्लांट है अपने फूड को बना पाएंगे, जो कि जनरली डे टाइम पे जो प्लांट होते हैं वो फूड को बनाते हैं। और अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में प्लांट फूड को नहीं बनाते हैं, बिकॉज नाइट में लाइट प्रेजेंट नहीं होती है और दिन में लाइट प्रेजेंट होती है। We can quickly understand the importance of light for living organism, particularly autotroph। यहाँ पे बताया हुआ कि जो ऑटोट्रॉफ है वहां पे उसके लिए हम समझ सकते हैं कि लाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Many species of small plant, herb and shrub growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall, जो टॉल प्लांट या कैनोपी ट्री, जो टॉल प्लांट होते हैं या फिर कैनोपीड जो ट्रीज होते हैं, तो वहां पे जो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं जैसे ग्रासेस हो गए या जो हर्ब एंड श्रब्स होते हैं, वो अपने आप को लो लाइट इंटेंसिटी में भी ग्रो कराना सीख लेते हैं या फिर उसके लिए अडेप्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो टॉल ट्रीज के नीचे ही रहते हैं अंडर कैनोपी। और ऐसे प्लांट को मैंने बताया था कि उनको स्क्यूफाइट बोलते हैं। मैनी प्लांट
आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट दियर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लोरिंग। यहाँ बताया हुआ कि बहुत सारे प्लांट अपनी फ्लोरिंग के लिए फोटो पीरियोडिज्म पे डिपेंड करते हैं, फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं। फॉर मैनी एनिमल टू लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन। यहाँ डायर्नल और सीजनल वेरिएशन की बात की हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, अभी यहाँ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। एज क्यूज फॉर टाइमिंग देयर फॉर एजिंग हो गया, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज को भी लाइट अफेक्ट करती है। द एबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। जो सन है वो दोनों के लिए बेटा सोर्स होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इन लैंड और टेम्परेचर दोनों का जो सोर्स है वो हमारा सन होता है। बट डीप in the ocean the environment is dark and its inhabitants are not aware of the existence of the celestial sources of energy called sun। अगर हम जाते हैं डीप सी में अंदर अगर चलते हैं, मान लीजिए ये हमारा सी है, अब हम सी में अंदर आ गए हैं बिलो सो अगर हम डीप ओशन की बात करें तो जहां पे जो हमारी सनलाइट है वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ तक देखिए बेटा, ये हमारा मान लीजिए कि एक एरिया जो 500 मीटर नीचे है और यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हमारी सनलाइट है आ रही वो नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो उगेंगे वो उन्हें हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, इस फाइटोप्लैंक्टन को फीड करेगा बेटा जूप्लैंक्टन। और इस जूप्लैंक्टन को जो फीड करेगा वो होगा हमारा स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस जो होंगी इसको फीड करेंगी, और जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो इन सारी चीजों को फीड करके यहाँ पे रहना शुरू करेंगे। इस तरीके से ये लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऊपर रहते हैं, जो जहां तक लाइट हमारी पहुंचती है वहां पे रहते हैं, वो सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे बनेंगे। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। और इसके अलावा जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी होती है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू द मेनी ऑर्गेनिज्म व्हाइल नॉट फॉर ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। यहाँ बताया हुआ है कि अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, जो यूवी कंपोनेंट उसके स्पेक्ट्रम के होते हैं, वो हमारे जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होते हैं अर्थ पे उनके लिए हार्मफुल होते हैं। सॉइल, अभी तक मैं आपको टेम्परेचर पढ़ा चुका हूँ, वाटर पढ़ा चुका हूँ, लाइट पढ़ा चुका हूँ। अब जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि होती है सॉइल। सॉइल की अगर हम बात करें तो बेटा जो हमारी अर्थ की अपर मोस्ट क्रस्ट होती है उस पे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ जो वहां पे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, वो चीज मिलकर के सॉइल का फॉर्मेशन करती है। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ सॉइल की, तो जो सॉइल की स्टडी होती है इसे हम बोलते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी बोलते हैं। और जो सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस बोलते हैं। पीडोलॉजी है फॉर्मेशन ऑफ पीडोलॉजी है स्टडी ऑफ सॉइल, एंड जो पीडोजेनेसिस है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है। अगर हम बात करेंगे पीडोजेनेसिस की, तो पीडोजेनेसिस में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं: विदरिंग, ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन एंड इलुविएशन। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों के सिलेबस में जनरली अगर क्वेश्चन सॉइल पे बनेगा तो इकोलॉजी से बनेगा। तो हो सकता है कि आप लोग मिस्टेक ना कर दें। उस चीज को मैंने कोप अप करने के लिए थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकें और मिस्टेक आप लोगों से ना हो सके, क्योंकि आप बायोवॉलिक पे पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं विदरिंग की। तो जनरली जो रॉक्स होते हैं, जो एक एरिया में रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, धीमे धीमे क्या होता है वो चट्टाने टूटना शुरू हो जाती हैं। तो वहां से जो चट्टाने जब टूटती हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन वहां पे होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ह्यूमिफिकेशन की बात करें तो जो ह्यूमस होता है उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। एलुविएशन है जो अपर मोस्ट स्ट्रेटा जो अर्थ का होता है वहां से चीजें हट जाती हैं। एलुविएशन है जो वहां पे आके जो चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम बात करते हैं वेजिटेशन इन एनी एरिया कैन बी डिटरमाइंड बाई। किसी भी एरिया का जो वेजिटेशन होता है उसे डिटरमाइन करने के लिए एक पीएच, कंपोजिशन ऑफ सॉइल और वहां का जो टोपोग्राफी, ये सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी एरिया का
वेजिटेशन डिसाइड करता है वहां का पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड वहां की टोपोग्राफी। अगर मैं बात करूं बेटा परलोकेशन और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इस चीज को डिटरमाइन करने में सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन जो सॉइल का होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन चीज को आप लोगों को एज इट इज याद रखना है। नीट मैंने यहाँ पे लिख दिया है बोल्ड लेटर्स में, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेजिटेशन जो है वहां पे पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टोपोग्राफी। लेकिन अगर हम परलोकेशन, परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, परकोलेशन है, परलोकेशन नहीं, परकोलेशन और जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसको जो डिसाइड करता है वो है सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और उसका जो सॉइल का एग्रीगेशन है वो। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल है, इसको आप लोग पढ़ लेना। क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है और जो लोम सॉइल है। ये सारी चीजें हैं कि कौन सी सॉइल एग्रीकल्चर की फिट होती है, कौन सी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं होती, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो जनरली जो लोम सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए फिट होती है, और जो हमारी क्ले सॉइल है और सैंडी सॉइल है, ये एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं होती है। सारी की सारी चीजें आप लोग उसको पढ़ लेना। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखिए बेटा, सॉइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। जो नेचर है और सॉइल की प्रॉपर्टी है, ये अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है। प्लेसेस वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होती है और वीदरिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, अब जो सॉइल है वहां पे वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है या सेडिमेंट्री सॉइल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट, अगर वो सॉइल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को वीडियोजेनेसिस के थ्रू बता दिया था। Various characteristic of the soil such as soil composition, grain size and aggregation। जो soil है वहां पे उसका composition क्या है, grain size क्या है और उसका aggregation, ये determine करता है percolation and water holding capacity of the soil। So these characteristics along with the parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in the area। अब एरिया का अगर वेजिटेशन डिफाइन करेगा तो बेटा यहाँ पे टोपोग्राफी हो गया, पीएच हो गया और मिनरल कॉम्पोजिशन, ये सारी के सारे फैक्टर मिल करके वहां के वेजिटेशन को डिटरमाइन करते हैं। पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टोपोग्राफी। पर्कुलेशन की जब पर्कुलेशन की हमने बात की थी बेटा, वहां पे सॉइल कंपोजिशन था, ग्रेन साइज था और एग्रीगेशन था, ये चीज पर्कुलेशन को डिटरमाइन करता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड, और यही एक उस ऑर्गेनिज्म को भी के बारे में डिक्टेट करता है कि उस सॉइल पे किस तरीके के ऑर्गेनिज्म आएंगे। सिमिलरली इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। अगर हम एक्वाटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो है वो आपका किस तरीके का है, उससे डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से वहां पे किस टाइप के होंगे। देखिए बेंथिक के बारे में मैं थोड़ा सा यहां बताना चाहूंगा कि जैसे बेटा, हाँ यहां पे आप लोग देखिएगा कि जैसे ये मान लो हमारा एक लेक है, ये हमारा लेक है, और अगर हम लेक में जाते हैं बेटा डीप में, तो जो इसका सबसे लोअर मोस्ट जो सरफेस होता है ये हमारा बेंथिक होता है। ये वाला जो सबसे नीचे वाला जो एरिया है ये बेंथिक होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इस यहाँ से आप समझ सकते हो बेटा। आगे बढ़ के देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉइल पार्टिकल डिटरमाइन इट्स, जो सॉइल पार्टिकल है वो इसके किसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो मैं बता दे रहा हूं, इसका जो आंसर है वो टेक्सचर होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।